आज भी चैलेंज है इमरान खान को, उसके ये जो किराए के वजीर हैं इनको, आपके पास कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, टीवी कैमरों के सामने लेकर आए। ये 55 वॉल्यूम्स लेके आया हूँ, 54 वॉल्यूम्स का इसके अंदर एविडेंस है। शरीफ फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है। अगर आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो करें, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, खत मत लिखें। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की पोसीदगी का एक इजहारिया। जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट पर तबसरेबाजी की है, मैं समझता हूँ कि वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इससे हमारी सोसाइटी को शदीद नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पे बड़े लोगों के लिए और कानून है और छोटे लोगों के लिए और कानून है। पाकिस्तान की अदालतों में हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग है। एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल जाता है। हुकूमत ने उनको न सिर्फ जाने से रोका, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले का तमस्खुर भी उड़ाया। आज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे बता दें, मसरूर अनवर, पापड़ वाला, रेडी वाला, फलूदे वाला, उनसे इनका क्या ताल्लुक है? मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो अपना जोर लगा लें। मियाँ शहबाज शरीफ अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। हम शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना चाहते। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सजा याफ्ता हो चुके हैं, बाकियों को भी इंशाअल्लाह सजा होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। सीरियसली क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, गवर्नमेंट क्या होगा? आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, कभी अपोजिशन करती है, फिर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स करते हैं। मेरा ख्याल था बड़ी बातें होंगी, शहादतें हो रही हैं। आज भी शहादतें हुई, आज भी 3 शहादतें हुई हैं हमारे सिक्योरिटी ट्रूप्स की जो दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले कैप्टन फ़हीम अब्बास शहीद हुए 4 और जवानों के हमरा। एक दो हमने कस्टमरी सी ट्वीट्स देखी, कोई फ़िक्र नहीं हो रही। हमारे अक्रॉस द बॉर्डर 55 बच्चियाँ शहीद हो गई, उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई उस पर फ़िक्र की बात नहीं है। जो यरूशलेम में हो रहा है और जो वहाँ पे इस वक्त जुल्म हो रहा है इस्लामी फोर्सेस का, मेरा ख्याल था शायद आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू वो भी होगा, मगर वो नहीं है। पाकिस्तान में आज इशू ये भी नहीं है कि कितने लोग और मर गए कोरोना की वजह से, पूरा लॉकडाउन हो गया हर तरफ, कितनी मैशत की तबाही है उस पर बात हो रही होगी। लेकिन सारा लगता है गवर्नमेंट और अपोजिशन का सारा जोर जो सा है इसी इशू पे है। आखिर इतना बड़ा इशू है क्यों? अपोजिशन की तो समझ आती है कि उनका एक लीडर बाहर है, दूसरा लीडर PMLN का जाना चाहेगा और वहाँ पे सुना ये जा रहा है कि अगर वो जाते हैं तो शायद बहुत बड़ी चेंजेस हों मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में, जिसका असर नेशनल पॉलिटिक्स में भी होगा। क्या यही परेशानी गवर्नमेंट की है कि अगर वहाँ जाके चेंजेस होती हैं तो फिर क्या मुस्लिम लीग दोबारा एक इस्टेब्लिशमेंट या दूसरों के लिए एक वायबल ऑप्शन के तौर पर तो नहीं उभर के सामने आ जाएगी? क्योंकि जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी का है, वो इस हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया है 3 रुकनी बेंच का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, जहाँ पे एक तो उन्होंने कहा कि जी नैब वालों ने तो साफ हाथ उठा दिए कि शहबाज शरीफ पे हमें कोई नहीं मिला सबूत कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया हो और कोई नाजायज़ पैसे लिए हों लोगों से, कोई फेवर्स के लिए या किक बैक्स वगैरह। तो अगर वो नहीं है तो फिर किक बैक्स कहाँ से आ रही हैं? गवर्नमेंट ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा मजबूत केस लेके बैठी हुई है कि जी जौन सा ये बातें हुई हैं TTs की, जिनको वो फेक टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र्स कह रहे हैं, वो उसके अंदर हम केस बहुत हैं। उस पर भी अपोजिशन ने कह दिया 55 बक्से छोड़ें, आप 60 बक्से लें, एविडेंस लेके आएँ। पर हाल ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। देखना 3-4 सवाल हैं जिनके मैं सवाल के जवाब आज ढूंढना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर ये जस्टिस जावेद इकबाल की नैब ने हाथ उठा दिए हैं तो क्या वाजिद ज़िया लेड FIA डिलीवर कर पाएगी गवर्नमेंट के लिए? दूसरा, अगर ये सारी कुछ चीज़ें नाकाम हो गई तो शहजाद अकबर के अपने फॉर्चून्स, पोलिटिकल फॉर्चून्स कैसे होंगे? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक 1-2 दिन पहले जब ये सीन हुआ और इनकी बेल हुई, बेल नहीं, ये ब्लैक लिस्ट से निकाला गया उनको, शहबाज शरीफ को, तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा बरहम भी हुए और उन्होंने इस पर काफ़ी बात की कि ये बताया जाए कि नैब ने बेल क्यों नहीं चैलेंज की जब सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई इनकी शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली बेल चैलेंज उन्होंने की थी, फिर विड्रॉ कर ली। बहरहाल इस बात पे काफ़ी इस वक्त नाराज़गी है प्राइम मिनिस्टर को, तो इसलिए ये भी देखना होगा कि ये कैसा होगा। और सबसे बड़ा इशू,
क्यों नहीं वापस आएंगे शहबाज शरीफ, इसका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट कन्विंस है कि नहीं आएंगे, और साथ ही थोड़ी सी बात कर लेंगे सऊदी अरेबिया के दौरे की भी, क्योंकि 2 दौरे हुए हैं ऊपर नीचे सऊदी अरेबिया के। एक आर्मी चीफ पहले पहुँचे और फिर फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो भी वहाँ पे हैं, और कहा यह जा रहा है कि बहुत सी बातें तय हो गई थी जिन पे आके एक फॉर्मल हैंडशेक जो सा वज़ीर आज़म ने अपने अप्रूवल की मोहर लगानी थी। लेकिन वाकई कोई इतनी बड़ी बात हुई है सिवाय इसके कि पुरानी रंजिशें साइड पे हों। बात हुई है $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में 2-3 शोबों के अंदर। एक हमारा ख्याल था कि शायद एग्रीमेंट होगा मैन पावर के ऊपर, उसके ऊपर फॉर्मल एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ। और फरवरी में जब गए थे 2019 में क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के इंडिया में, तो उन्होंने वहाँ पे $100 अरब की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी। $100 अरब और यहाँ पे $500 मिलियन। खैर इस पर ही बात करेंगे, काफ़ी बातें आज करने की। मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद अकबर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, एडवाइज़र टू PM अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। हमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ज्वाइन किया, एक्स गवर्नर सिंध, सीनियर लीडर PMLN और स्पोक्स पर्सन है। और चौधरी मंजूर अहमद, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PPP। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे फ़ारूक हबीब साहब करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। शहजाद सबसे पहले आपसे क्विकली थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे पता आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन 2-3 आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दागी, कल भी बात हुई, जो अपोजिशन बड़ा जिसको कहते हैं दे आर रनिंग विद द वर्डिक्ट, कि जो 3 मेंबर्स का वर्डिक्ट आया है उसमें तो वो उसको कहते हैं कि जी हम तो बिल्कुल एग्जॉनरेट हो गए हैं। और जजेस ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, नैब ने हाथ उठा लिया कि जी कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि इन्होंने अपने ऑफिस का नाजायज़ इस्तेमाल किया हो। और साथ ही अगरचे उन्होंने जजेस ने कहा है कि ये ट्रायल स्टेजेस की बातें हैं, लेकिन प्राइमा फेसाए जितनी चीज़ें सामने आई हुई हैं उन्होंने मेरिट पे बेल्स कंफर्म की हैं, मेडिकल ग्राउंड्स में नहीं, केस के मेरिट पे। और वो बता रहे हैं कि जी उन्होंने कोई रॉन्ग डूइंग, उनके डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए, और काफ़ी चीज़ें जिस पे आप भी काफ़ी बात कर चुके हैं, मैं ज़्यादा लोगों को उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो आप किस बात पे ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए मालिक, बात यह है कि जो मैं कल से ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अपोजिशन यही वाला बेल ऑर्डर लेके कर रही है तो नैरेटिव की हद तक तो ठीक है, लीगल इसकी कोई ग्राउंड्स नहीं है। बेल ऑर्डर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी 5 मेंबर्स बेंच का एक रिपोर्टेड फैसला मौजूद है 2019 का, जो बड़ा कैटेगोरिकली कहता है कि बेल ऑर्डर्स के अंदर फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर जो कोई भी बात करना हक में या उसके ख़िलाफ़ वो प्रेजुडिशियल होता है केस के लिए, और उसकी कोई हैसियत नहीं है। बेल ऑर्डर की एक चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि जो बेल ऑर्डर के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आज अपनी प्रेस टॉक में भी बड़ी डिटेल से उनके ऊपर बात की है कि कहाँ पे फैक्चुअल एरर्स हैं और किसी भी जजमेंट में हो सकते हैं, और नैब को इसके ऊपर अपील करनी चाहिए। और जहाँ तक तीसरी बात ये है, किक बैक और कमीशंस की बात हो रही है, तो मैं ये बड़ा वाजे करना चाहता हूँ कि ये चार्ज क्या है इनके ऊपर और केस क्या है। इनके ऊपर 9A4 नैब का है, वो एक्शन नहीं है। 9A4 कहता है किक बैक और कमीशन, और 9A5 कहता है एसेट होंगे बियॉन्ड मींस होंगे, उसके लिए वो ज़राए ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे, तो वो भी करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का एक ऑफेंस है। और ये नैब का सेक्शन कोई PTI की हुकूमत का बनाया हुआ नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, अगर उन पर वो चार्ज नहीं है तो 3 ऑनरेबल जजेस ने उस मसले को मेंशन क्यों किया फिर अपने फैसले में? देखिए, कोई भी जजेस अपने फैसले में कोई चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि फैक्चुअली एविडेंस बेस्ड क्या चीज़ है। मेरिट के ऊपर बिल्कुल बेल हो सकती है, लेकिन मेरिट के ऊपर जो इसमें इश्यूज रेज किए गए, मैं उसकी 2 मिसालें देना चाहता हूँ। एक, कहा गया, लिखा हुआ है फैसले के अंदर कि जी इनका कोई डायरेक्ट लिंक नज़र नहीं आ रहा। डायरेक्ट लिंक के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि आपकी जो IO रिपोर्ट है उसके अगर सफ़ा नंबर 150 पे देखें तो वाज़े तौर पे 4.9 मिलियन की पेमेंट है, जो TT वाली पेमेंट इनके बेगम के अकाउंट से सेम डेट में इन अकाउंट में आती है, और ये उससे अपने गाड़ी की कस्टम ड्यूटी अदा करते हैं। वाइट कॉलर क्राइम में इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, लेकिन ये डिटर्मिनेशन उनकी बेल केस के अंदर है, जो कि एक चैलेंजेबल है, इसके अंदर अपीलेबल है, इसके ऊपर अपील हो सकती है। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताएं, आपकी प्रेशर था, आपका फवाद चौधरी का भी था, जहाँ पे ये आप लोगों ने स्टांस लिया कि कोर्ट को असल हकीकत नहीं बताई गई। आपके लॉ ऑफिसर्स कोर्ट में थे, इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स कोर्ट में थे, FIA के लोग थे, नैब के थे, एडवोकेट जनरल के ऑफिस के लोग थे,
तो सारे लोग तो थे, तो कैसे कोर्ट को हकीकत नहीं बताई गई? किस बात की, कौन से दो हम फैसलों की यहाँ बात कर रहे हैं? एक बेल का ऑर्डर है, उसके अंदर सिर्फ नैब है। नहीं, अभी तो हम आ जाते हैं इधर, अभी हम सेकंड वाला, लेटेस्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ब्लैक लिस्ट वाला था, इस पर भी बात हो रही थी कि ब्लैक लिस्ट के अंदर किसी को नोटिस नहीं है। जो डीएजी होते हैं, डिप्टी अटॉर्नी जनरल होते हैं, वो ऑन कोर्ट कॉल होते हैं। जब आप किसी को पार्टी को नोटिस करते हैं, उस दफ्तर के अंदर से रिकॉर्ड मंगाया जाता है और ऑन रिकॉर्ड बात की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्शन ये लगा हुआ था कि ये चूंकि इन्होंने साथ अपनी पिटीशन के लगाया ही नहीं था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर क्या कदगन है जाने के ऊपर, वो ऑब्जेक्शन में जब लगा तो कोर्ट ने ऑब्जेक्शन रिमूव करके उनको सुन लिया और सुन के उनकी जुबानी कहा कि ब्लैक लिस्ट के ऊपर नाम है, तो ब्लैक लिस्ट की वजह से अगर है तो इनको बाहर। मुझे एक चीज बताएं, आपकी कल आजम नज़ीर तारड़ थे मेरे प्रोग्राम में, हम इदारे असिस्ट करते, ये इंप्रेशन गवर्नमेंट दे रही है जैसे पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके मदद की है। आज जो आपके साथ ही बैठे हुए थे फवाद चौधरी, उन्होंने कहा जी ये तो निज़ाम का रोटन होने का ये सबूत है। फिर जी बड़े लोगों के लिए प्रिविलेजेस हैं। मेरे प्रोग्राम में कल आजम नज़ीर थे तारड़, उन्होंने कहा कि जी ये तो रूटीन मैटर है, अगर हम अर्जेंट अपील लगाते हैं कोर्ट बाउंड होती है, सुन लेती है। हमें तो ये बता दें, क्या लाहौर हाई कोर्ट आपके नज़दीक प्रिविलेज ट्रीटमेंट दे रही है शरीफ ख़ानदान को? देखिए, मैं जो बात फवाद चौधरी ने भी आज की, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सारी अवाम भी उसके ऊपर सोचती है कि देखिए दो तरह की चीज़ें हैं। ज़रूर होता होगा ऑर्डिनरी केस में, लेकिन मुझे बताइए ऑर्डिनरी केस में जिनके ऊपर 4 नैब के रेफरेंसेस चल रहे हों, जो ख़ुद एक केस के अंदर इसी कोर्ट के अंदर ज़मानती हों कि एक दूसरे साहब जो जा रहे हैं वो जब कोर्ट बुलाएगी वापस आ जाएं, उन्हीं को ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो मफरूर। मेरा सवाल बड़ा आपसे सिंपल स्ट्रेट है, क्या लाहौर हाई कोर्ट स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है शरीफ खानदान को? आप बहुत माशाल्लाह बहुत ज़ेरे और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, थोड़ी सी वकालत मैंने भी की है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो कभी आपके सामने नहीं फंसूंगा। मैं आपको अपना मुद्दा बयान कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करते रहिए। अच्छा ये बताएं, मुद्दा से याद आया, जब ये बेल के ऊपर से क्या प्राइम मिनिस्टर से आपको थोड़ी सी सरजनिश हुई थी कि नैब ने क्यों नहीं चैलेंज की इनकी बेल जब हुई है शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट? नहीं देखें, वो तो मैंने आपका इंट्रो सुना, वो मतलब इल्म नजूम तो ज़रूर था लेकिन फैक्चुअल नहीं था। मेरी प्राइम मिनिस्टर से कोई इस किस्म की बात नहीं हुई कि जी क्यों चैलेंज नहीं की। जो चैलेंज का होता है नैब करेगा वो जब उसके पास अभी चूँकि डिटेल में रीजनिंग भी आ गई हैं और आपके पास टाइम भी होता है, अभी दे आर विद इन टाइम, तो वो बिल्कुल उनको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन नैब ने करना है, प्राइम मिनिस्टर का इससे कोई कंसर्न नहीं है। आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं इनको रोकने के लिए? अब आप लोग भी कह रहे हैं कि आज आपने कहा कि हम चैलेंज करेंगे शहबाज शरीफ को, हम नहीं जाने देंगे, तो क्या ग्राउंड्स हैं आपके पास? और एक वेरी क्विक, फिर मैं दूसरे दोस्तों से बात करूंगा, फिर आप जा सकते हैं। एक वेरी क्विक, ये जो खुफिया लिस्टें बनी हुई हैं, ब्लैक लिस्ट एंड दूसरी वो जो सी थी नॉट ऑन पर्सन लिस्ट जो सी है, ये क्या चीज़ें हैं, किस कानून के तहत हैं, किस चीज़ के नीचे हैं ये? देखिए ये प्रोविजनल लिस्ट होती हैं जब किसी को, क्योंकि जो आपकी ECL में डालने का प्रोसेस है वो तो थ्रू कैबिनेट होता है और उसमें एक रिक्वेस्ट आती है, लेकिन जब तक वो नाम आ नहीं जाता, कोई भी उसमें नैब है, FIA है, होम डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविजनल इस्लामाबाद पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो रिकमेंड कर सकती हैं किसी का नाम उस लिस्ट पे डालने के लिए, और फिर उसके साथ ही उनकी रिक्वेस्ट आ जाती है ECL के लिए जो कैबिनेट से प्रोसेस होकर चली जाती है। ये चीज़ें जुडिशल स्क्रूटनी ऑलरेडी सब फेस कर चुकी हैं। 2017 का या 18 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके तहत इसके फिर बाकायदा SOPs भी बनाए गए। ये आर्टिकल 15 से ज़्यादा बड़े कानून हैं जो मुझे गारंटी करते हैं मूवमेंट की। गारंटी करते हैं मूवमेंट की, लेकिन एक दूसरी चीज़ भी है, कानून का एहतराम सब पे लाजम है। एक साहब भाग के लंदन में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान की अदालतें उनकी प्रोक्लेमेशन इशू कर चुकी हैं, मफरूर और इश्तिहारी हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि वो वापस क्यों नहीं आते, और वो तो पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ भी आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन पे लाजिम है मफरूर और इश्तिहारी का। पाकिस्तान के क्रिमिनल कोड के तहत ये स्टेटस होता है कि जिस किसी को जहाँ कहीं मिले पकड़ के हवाला का। आप रोक पाएंगे शहबाज शरीफ को? रोक लेंगे आप? देखिए बात सिंपल सी है, हम कानून का इतलाक करवाना चाहेंगे, इंशाल्लाह अदालत में जाएंगे, अपना मुद्दा अदालत के सामने रखेंगे, फिर जो अदालत का हुक्म होगा वो हमारे सर आंखों में। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। जी जुबैर साहब वो कह रहे हैं गवर्नमेंट के लोगों को बड़ा दुख है, वो कहते हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं शायद
ये बड़ा स्पीडी और फौरी इंसाफ बड़े लोगों को दे रही हैं, आप अपने दुखड़े रोते रहते हैं। पहले तो इस पर बात आ जाए, क्या कोर्ट्स आपको, लाहौर हाई कोर्ट कोई स्पेशल प्रिविलेज ट्रीटमेंट देती है हर दफ़ा? लोग कहते तो हैं हमजा की भी शायद बात कर रहे थे। हाँ, अभी शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे ना, ब्लैक लिस्ट कैसे बनती है, पता नहीं ये एजेंसी वो एजेंसी, इंटीरियर मिनिस्ट्री, FIA। और दूसरी तरफ मैं सोच रहा था कि हमारे इमरान खान साहब बातें कर, आपने सुनी है ना उनकी, मदीना की रियासत, वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट की निशानी है या एक्सट्रीम KGB टाइप सिक्योरिटी स्टेट की निशानी है? कि मतलब आप इस किस्म की चीज़ें, भाई शहबाज शरीफ को क्यों रोका इन द फर्स्ट प्लेस? द क्वेश्चन इज़ एग्जिट कंट्रोल लिस्ट हो, ब्लैक लिस्ट हो, कोई किस बेसिस पर उनको आप रोक रहे हैं? क्या फंडामेंटल राइट्स के तहत वो आपकी बजाय के शर्मिंदगी हो कि 3 जजेस ने जो चीज़ें लिखी हैं ये कह रहे हैं कि जी वहाँ उनको इख्तियार नहीं है, तो फिर नैब क्या करने जाता है? नैब कोर्ट में क्या बताने के लिए जाता है? जब आप किसी को अरेस्ट करते हैं और जब उसकी पेशी होती है लाहौर हाई कोर्ट में, तो नैब वहाँ जाके क्या बता रहा होता है कि सर आपने माय लॉर्ड इनको नहीं छोड़ना क्योंकि इन्होंने ये जराइम किए हैं, यही बता रहे होते हैं। तो कोर्ट ये इनके मुताबिक कोर्ट वो सुने ना, और जितनी मर्जी देर हो जाए ये जेल में सड़ते रहें और उससे इनका मसला हल हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएगा। शहजाद अकबर का दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग भी बड़ी ज़्यादती करते हैं। शहजाद अकबर कौन सी प्रिविलेज है उनको कि वो किसी टॉक शो में नहीं बैठ सकते जिसमें उनको कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कन्फ्रंट करने के शामिल हो? नहीं, मेरे प्रोग्राम से बैठते आएंगे और चले जाएंगे। टू बी फेयर टू द अरशद शरीफ के प्रोग्राम में आएंगे, घंटे आएंगे और जुबैर बोल के चले जाएंगे। मेरे प्रोग्राम में वो बिल्कुल आए हैं और मैंने उनको दूसरे लोगों से कॉन्फ्रेंस भी करवाया है। आज वो जेन्युइनली वाज नॉट अवेलेबल, तो मैंने कहा फ़ोन पे 10 मिनट मुझे दे दो, मैंने 3-4 सवाल पूछने हैं, टू बी फेयर टू द मैन। लेकिन मेरे से उन्होंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि वो इतने बड़े मिनिस्टर हो गए हैं कि शौकत तरीन वगैरह? यार आपके लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, आपके भी बड़े लोग किसी और के साथ नहीं बैठते। आपके भी बहुत लीडर्स को ये प्रॉब्लम है, ये खाली सरकारों को नहीं प्रॉब्लम है। तो मैं भी ऐसे पेपर्स ले आना शुरू कर दूंगा। ऑपोजिशन के ही बहुत लीडर्स को ये प्रॉब्लम है, वो भी अकेले हर कोई हीरो बनता है, उसमें हम क्या करें यार? You don't blame it on us. समझ गया। हाँ, समझ गया ना, तो नाम ना ही ले तो अच्छा है। To his credit, भाई वो but what is to his credit? अच्छा चले, वो तो अलग बहस है ना, वो अलग बात है। मुझे फर्क, except for embarrassment, मुझे फर्क हबीब ने भी ज्वाइन कर लिया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। थैंक यू फर्क। फर्क ये बताइए आपको असल परेशानी क्या है? बहुत से लोग जो पोलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कहते हैं परेशानी इस बात की नहीं कि शहबाज शरीफ भाग जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, क्या होगा। परेशानी इस बात की है कि अगर शहबाज शरीफ लंदन चले गए और जाके उनकी भाई से मुलाकात हो गई और वहाँ पे ये असूल तय हो गया कि वो वाकई पावरफुल प्रेसिडेंट बन गए अपनी पार्टी के, तो वो जब वापस आएंगे तो फिर पहली दफ़ा मुस्लिम लीग भी एक वायबल ऑप्शन बन जाएगी एक पेज वालों के लिए, जो एक नवाज़ लेड या मरीम नवाज़ लेड मुस्लिम लीग नहीं है। तो असल मसला जो सा गवर्नमेंट को परेशान कर रहा है वो ये है कि कहीं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अकेले मुलाकात ना हो और कोई बड़े फैसले ना हो पाएँ। क्या ये एग्जेजरेशन है कि वाकई इसमें कोई जान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह की कंस्पेरेसी थ्योरीज जो है वो चलती रहती हैं। क्या कौन सी ऐसा सूर है जो जाके शहबाज शरीफ ने वहाँ पर फूंकना है और नवाज शरीफ को उन्होंने जो है वो कायल कर लेना है? मुशावरत तो खुली है, तो टेलीफोन पे भी बात हो सकती है। टेलीफोन में सुनने वाले बहुत होते हैं ना, स्काइप भी है, फर्क सुनने वाले बहुत होते हैं टेलीफोन में। नहीं सुनने वाले नहीं सुनते नहीं, जो बात करनी होती है वो कर देते हैं, कोई भी नहीं सुन पाता। वैसे भी आजकल जो है वो नवाज शरीफ वहाँ से बैठकर ऑनलाइन खिताबात करते हैं, तो यहाँ बैठ के एक ऑनलाइन स्काइप के ऊपर जो है वो मीटिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी एतराज़ात नुक्ताचीनियाँ करनी हो तो वो बेशुमार हो सकती हैं। देखिए, बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है, यहाँ पर उनके केसेस चल रहे हैं, केसेस पे बेल हुई है, किसी केस के ऊपर उनको बरियत तो नहीं हुई। आज तक शहबाज शरीफ के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेस दायर हुए हैं, किसी एक रेफरेंस के अंदर वो बरी नहीं हुए। अब ये जो मौजूदा रेफरेंस है जो टीटीज का है, इसमें 100 से ज़ायद गवाहान है, 12-13 के ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है। और हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन जो है वो ऐसी लूप होल्स हैं कि आपको इल्तवा भी मिल जाती है, आपको गवाहान के ऊपर जरा करने के लिए जितना मर्जी दिन चाहिए हों वो भी आपको मिल जाते हैं, जिससे सिस्टमेटिक डिलेज का शिकार होते जाते हैं इन केसेस के जो फैसले हैं। आपको एक मिसाल रखे देता हूँ कि पनामा केस के अंदर जो DG FIA है मौजूदा वाजिद ज़िया उस वक्त JIT के हेड थे, तो ख्वाजा हारिस ने
60 रोज जो है उनके ऊपर जरा की थी अपने केस के हवाले से। फिर ये कहते हैं अगर इनको कोई जरा जल्दी कर लें, फिर ये कहेंगे हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलते, फिर कोर्टों में जाके स्टेज ले लेते हैं। तो ये एक इनका तरीकाकार है कि एक तरफ से केसेस को स्लो करें, उनको इल्तवा का शिकार करें, दूसरी तरफ ये कहते हैं जी हमारे खिलाफ तो फैसले ही नहीं हो पा रहे। तो एक तो इनका ये मामला है, ये इनका तरीकाकार है, मॉडस ऑपरेंडस ही है जिसको ये फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यही शहबाज शरीफ जो है वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जामन हैं अपने बड़े भाई नवाज शरीफ के, जिन्होंने इलाज करवाकर 4 हफ्तों बाद मुल्क में वापस आना था। अब जामिन भी चला जाए, जिसकी जमानत हो गई, ये बात तो चला जाए तो क्या गारंटी है वापस आएंगे? फरूख आप ये बताएं, ये बातें तो उन जजेस को भी पता है ना, ये बातें तो उन जजेस को भी पता है, उन जजेस को भी पता है जिन्होंने बेल की, उन जजेस को भी पता है जिन्होंने ब्लैकलिस्ट से निकाला, उनको ये बातें नहीं पता। यही देखें, फिर यही तो मालिक साहब चीज आ जाती है कि जब एक शख्स जो है वो अंडर ट्रायल है और उसके केसेस चल रहे हैं और मामला जो है वो अरबों रुपए के केसेस का है, और इशू भी ये है कि वो इस मुल्क के अंदर 3 बार वजीर आला रह चुके हैं, उसका भाई 3 बार जो है वो वजीर आजम रह चुका है, और इतने हाई फाई केसेस के अंदर अरबों खरबों रुपए का मामला है, टीटीज का मामला है, जिसके अंदर वाजे जो है वो टीटीज का एक पूरा चैनल नजर आ रहा है कि कौन जो है वो मसूर अनवर है, कौन निसार अहमद गिल है, कौन शुएब कमर है, किस तरह जो है वो महबूब रेडी वाला और जो मंजूर पापड़ वाला है वो कभी उन्होंने लाहौर शहर नहीं देखा होगा, उनको लंदन पहुंचा देते हैं और लंदन से पैसे यहाँ पर आ जाते हैं। मैं अभी आ रहा हूँ फरूख, मैं आपकी बात ये पुरानी बात है, लेकिन मैं पहले फरूख में आता हूँ आपके पास, पीटीआई इस केस से जुड़ी हुई है। मैं आ रहा हूँ फरूख, मैं आ रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं चौधरी मंजूर साहब को भी ले लूँ। चौधरी साहब, बेल मिलती है या रिलीफ मिलती है अपोजिशन के लीडर को, तो मेरा ख्याल था दूसरी अपोजिशन पार्टी भी खुश होगी, क्योंकि आप लोगों का अब तकिया तो सिर्फ कोर्ट्स पे ही है, गवर्नमेंट तो आपको रगड़ने पे उतरी हुई है, जो रिलीफ मिलनी है आपको कोर्ट्स पे मिलनी है। लेकिन मुर्सा वहाब साहब ने तो आज लीरें उतार दी हैं लाहौर हाई कोर्ट की। उन्होंने कहा कि जी अगर आप चाहते हैं तो मैं क्विक उसका सुना देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है, काइंडली जरा सुन लें। ये सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान की अदालतों में हजारों की तादाद में केसेस पेंडिंग है, एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता लेकिन शरीफ फैमिली को इंसाफ मिल जाता है। ये एक सवालिया निशान है कि एक गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, सालों साल उसके केसेस इल्तवा का शिकार होते हैं, लेकिन मियां शहबाज शरीफ का या शरीफ फैमिली के जो केसेस हैं, अब अगर गवर्नमेंट कोर्ट साहब को रिलीफ दें तब भी बुरी, अगर आपको रिलीफ ना दें तब भी बुरी, आप लोग चाहते क्या हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, पहले तो मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं तो बल्कि मुबारकबाद दूंगा जुबैर साहब को कि मियां शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई, उससे पहले मरियम बीबी को रिलीफ मिला है, उससे पहले जितने भी रिलीफ मिले हैं अब रह गए हैं, ख्वाजा आसफ साहब उनकी भी कुछ देर बाद बेल हो जाएगी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो डील की है उसके नतीजे में मुस्लिम लीग को जो रिलीफ मिल रहा है, मैं तो उस पर बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जो डील की है उसके नतीजे में खुर्शीद शाह साहब 21 महीनों से जेल में पड़े हैं, वो वहां पे कैद हैं, और जो है आसफ जरदारी पे एक और रेफरेंस फाइल हो गया है। लेकिन अलमिया इस मुल्क का ये है कि ये तो बिल्कुल ऐसे है मालिक साहब, एक आप भी तारीख के तालिब इल्म है, मैं भी जमाना तालिब इल्मी में पढ़ा था कि रोम में कैद पड़ता था तो वो अफ्रीका से भूखे शेर मंगवाते थे और उनके सामने स्टेडियम में लोगों को इकट्ठा करके लोग उनके सामने गुलामों को डाल दिया जाता था, वो चीर फाड़ देते थे, लोग डर जाते थे। ये इसी किस्म का ही एक तमाशा हो रहा है कि जो नैब है, जो बाकी इदारे हैं, वो उसको पकड़ते हैं अपोजिशन के किसी बंदे को, उस पर बहस शुरू हो जाती है। जो असल इश्यूज है इस मुल्क के, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो कुछ हमारे साथ इंटरनेशनली हो रहा है, जो यहाँ पे बाकी बिजली की कीमत, बाकी जो भी चीजें हैं, उन पे कोई बहस नहीं हो रही। अगर आप पिछले 3 साल का डाटा निकाल कर देखें तो टाइम को डिवाइड करें तो आपको पता चलेगा। रही बात ये कि ये जाने क्यों नहीं दे रहे उनको वहां पे, वो कह रहे थे सिस्टम अपडेट नहीं हुआ एयरपोर्ट पे, और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब चले जाते और लंदन में सिस्टम अपडेट हो जाता या हो जाएगा तो फिर इनका सिस्टम तो सारा कोलैप्स कर जाएगा। ये डर है जिसकी वजह से जाने नहीं दे रहे, लेकिन जल्दी या देर वो जाएंगे तो सही। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब का एक सीरियस इशू भी है, वो उनका आपको भी पता है, सब हम सबको पता है कि वो
कुछ महीनों बाद या हाँ, वो कैंसर सर्वाइवर है। जी 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 उसकी वजह से उनका सीरियस चेकअप भी है, इसलिए उनको जाने देना चाहिए। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। रही बात ये, मुझे एक इतराज है नैब के इशू पे, वो ये है कि ये तमाशा करते हैं, लोगों को 2-2 साल जेलों में रख लेते हैं, फिर बाद में पता चलता है केस ही कोई नहीं है। ये हमने तो बहुत सारा भुगता है, एहतसाब रहमान को भी भुगता। अभी ये आपके प्रोग्राम में क्या नाम है इनका, एहतसाब अकबर नहीं, वो क्या शहजाद अकबर साहब अभी फरमा रहे थे। तो इस किस्म की चीजें पहले भी हुई हैं कि इसके अंदर जान नहीं होती। मेरी एक तजवीज है आपके प्रोग्राम में आज, या तो सबको इंक्वायरी की स्टेज पे गिरफ्तार कर लें जिस के ऊपर इंक्वायरी चल रही है, या फिर उनको रेफरेंस फाइल करके अदालतों को सजाएं देने दें या उनको बरी करने दें। ये तमाशा मत करें कि एक को इंक्वायरी की स्टेज पे, एक को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, एक को रेफरेंस फाइल करके, एक को रेफरेंस फाइल करके भी आप गिरफ्तार ना। आप चाहते हैं खुसरो बख्तियार वगैरह सारे अंदर हो जाएं, हैं? नहीं, जो जितने भी लोग हैं, वो साबिक चीफ मिनिस्टर केपी के से लेकर हेलीकॉप्टर केस भी है एक, तो वो सारे के सारे जितने हैं या गिरफ्तार कर लें या केस बनाए। अगर ये गिरफ्तारी का हक इनसे ले लिया जाए तो फिर उनकी तवज्जो मालिक साहब किस पे होगी? केस बनाने पे। फिर वो केस स्ट्रॉन्ग लेकर आएंगे ताकि अदालत के अंदर उनको सजाएं हो। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अभी मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आके एक तो मैंने ये जो इलेक्टोरल का कंट्रोवर्सी चल गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिस पे ऑर्डिनेंस आ गया, ऑर्डिनेंस से सिर्फ 2 दिन पहले असेंबली खुद पीटीआई के स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक कमेटी बनाई मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट के ऊपर कि वो जाके अपोजिशन से बातचीत करें और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के प्रोसेस को आगे लेके जाएं। फिर साथ ही एक आ जाता है ऑर्डिनेंस, और फिर बयान आज फवाद चौधरी साहब का भी और बाकियों के भी आगे कि जी हमें कोई परवाह नहीं, हमने तो अब फैसला कर लिया है, नहीं भी आती अपोजिशन ना आए, हम खुद ही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेंगे। क्या ऐसी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसमें अपोजिशन की रजामंदी नहीं होगी, क्या वो काबिल अमल होंगी कि एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा? इस पर ही बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। जुबैर, आपसे बात शुरू करता हूँ। आज बड़ा क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आप आएँ बात करें ना करें, उन्होंने इलेक्टोरल फॉर्म्स का प्रोसेस शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने। उन्होंने ऑर्डिनेंस भी निकाल दिया है और कहा कि हम लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स लाएं, बाई इलेक्शन से उनको मैनुअली के साथ साथ इस्तेमाल करें, जो बग्स हैं निकालें, सिक्योरिटी एफिकेसी वगैरह सब कुछ देखें। तो अब योर स्ट्रैटेजी हैज़ क्लियरली फेल्ड। उससे बेहतर नहीं कि आप लोग बैठ जाएं साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ताकि कॉम्प्रिहेंसिव हों? गवर्नमेंट तो कर रही है जो उन्होंने करना है। पहले तो मुझे थोड़ा सा प्रोटेस्ट रजिस्टर करने दें ऑन द शहबाज शरीफ केस, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आपने पूरा वर्जन बाकी सबसे लिया स्वाई PMLN से। हाजिर आप आ जाएं, शहजाद अकबर की बात शुरू की थी आपने। मैंने तो शहजाद अकबर की बात शुरू की थी, आपने मुझे कट कर दिया। फ़र्रुख हबीब से भी वही पापड़ वाला फलाना पता नहीं क्या क्या खिलवाया, और शहजाद अकबर साहब भी पता नहीं क्या कुछ बोल के चले गए 10 मिनट। बहरहाल मैं सिर्फ प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहा हूँ कि यू डिड नॉट अलाउ द PMLN रिप्रेजेंटेटिव टू स्पीक। मैं ऑन एयर मिस्टर मोहम्मद जुबैर एक्स गवर्नर से मैं ऑन एयर आपसे अनक्वालिफाइड अपॉलोजाइज कर लेता हूँ। और बताएं, खुश हैं? अब चलें आगे। नहीं, आप देख लीजिएगा दोबारा प्रोग्राम। चले ठीक है, अब आगे चले ना, टाइम थोड़ा है, रमजान है, टाइम थोड़ा आगे चलें। हाँ ठीक है, आगे चले। उस वक्त भी टाइम थोड़ा था, लेकिन फर्रुख हबीब साहब को और चौधरी मंजूर के लिए टाइम थोड़ा नहीं था, मोहम्मद जुबैर के लिए टाइम थोड़ा था, बिकॉज अनडन तो हमारे लीडर को किया गया। जुबैर साहब, मंजूर साहब ताड़ी वजह ना सुनियां पै रही हैं, तो हमारे साथ हो रहे हैं। और नहीं एक सेकंड फिर देखे ना, अब ये बीच में अच्छा बोले जुबैर, बोले ना, शिकवे छोड़े, आगे चले। देखे, क्योंकि ये बड़ी एक हकीकत है जिसको दोहराने की ज़रूरत है, जो चौधरी मंजूर साहब के लिए भी है। हमें सिर्फ दीवार से नहीं लगाया गया, चुनवा दिया गया है पिछले 3 साल में। तो जाहिर है सबसे ज़्यादा लोग अंदर हमारे होंगे। आपको सियासत की अनारकली बना दिया इन्होंने वक्त की मुनासबत से, जब कुछ नहीं होता 6, 7, 8 महीने, 2 साल, 1.5 साल के बाद। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से देखें मालिक, पहली बात तो ये, मैं अभी फ़र्रुख हबीब साहब को अपना सारा टाइम दे देता हूँ। ये मुझे एक्सप्लेन कर दें कि वो जो टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं,
किसी एक शख्स को पता भी नहीं है, ना मुझे पता है ना आपको पता है, बस कि जी टेक्नोलॉजी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माइंडसेट। अगर ये इन्होंने फ़ारूक हबीब साहब वगैरह जो फरमाते हैं, इनके मुताबिक कि डस्का में चीफ मिनिस्टर बुज़दार ने ये पूछा कि रिफॉर्म्स आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई, उनको कहा नहीं सर नहीं आए, तो उन्होंने कहा 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर उठा लो, क्योंकि अभी तक तो रिफॉर्म नहीं आए, तो जब तक रिफॉर्म नहीं आएंगे हम सब कुछ करते रहेंगे। भाई आप धांधली करना बंद करें, आप इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है? मैं इनसे फ़ारूक हबीब से 2 हफ्ते से पूछ रहा हूँ, वेयर इज़ द इंक्वायरी रिपोर्ट कि वो 23 प्रिसाइडिंग ऑफिसर को किसने उठाया था, क्यों आईजी जवाब नहीं दे रहे? चलिए वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है ना जुबैर, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयर हर चीज को लिंक ना करें ना। मुझे बताएं कि आप लोग बैठ के नहीं, आप लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म से बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे? बैठ के ही पूछ रहे हैं आप, ये आप कमेटीज में नहीं जा रहे, आप लोग क्यों नहीं बात करते? नहीं है डस्का के इलेक्शन के हवाले से। क्या हमने आपको इलेक्ट सुने? क्या आपको सारी कौम ने सिर्फ इसलिए इलेक्ट किया है कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के केसेस लड़े, आप शरीफों के लड़े? आपको इलेक्ट किया है कि कौम के मसाइल पे ही बात कर लें। सऊदी अरेबिया का दौरा, आई वुड होपिंग कि आप लोग डिस्कस कर लेंगे, पार्लियामान में पूछें, आप लोग ये इलेक्टोरल रिफॉर्म से बात करें, अगर नैब पे करें बात की थी ना। व्हाई डोंट यू सिट विद द गवर्नमेंट एंड टॉक? कश्मीर की बात करते, शाह महमूद की फजूल की स्टेटमेंट की बात करते, तो मैं उसी हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। आपने आपके लीडरान सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आपके लीडरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सिर्फ शरीफ खानदान के मसले पे, कश्मीर पे नहीं करते, फलस्तीन पे नहीं करते, इन्फ्लेशन पे नहीं करते। आप लोग ही एजेंडा अपना सेट करें, हमारे पे क्यों डाल रहे हैं? कमाल करते हैं यार, हमारे पे डालें। में को 4 तो मैं इन्फ्लेशन पर कर चुका हूँ, आप कह रहे हैं कि हमारे लीडर है। अब अगर आप मुझे लीडर नहीं तस्वर करते तो वो और बात है। मरियम औरंगजेब है। फरूक मुझे एक बात बताएं, शाहिद खान। अच्छा चले फरूक से मैं बात लेट मी ब्रिंग फरूक इनटू इट। फरूक ये क्या रवैया, अमराना रवैया जो आज फवाद चौधरी साहब ने भी कह दिया जी हम तो अब करेंगे, हमने फैसला कर लिया है, ऑर्डिनेंस से अपनाएंगे, बाद में हाउस से करवा लेंगे। अगर म्यूचुअली डिसाइड नहीं होगा आप पीपल्स पार्टी, JUI, PMLN, तो फिर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। आप लोग इतना हर चीज में दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? देखिए बात ये है मालिक साहब, एक फैक्ट तो जो है वो स्टैब्लिश हो गया कि चाहे वो कोई ज़िमनी इंतखाब हो, चाहे वो आम इंतखाबात हों, तमाम इंतखाबात के बाद जो है ये शोर मचता है कि इंतखाबात के अंदर जो है वो धांधली हो गई। अब हालिया 2 ज़िमनी इंतखाबात में PMLN कोई शिकायत है जी कि नतीजे लेट हो जाते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते, फॉर्म 45 नहीं मिलते। ये तमाम तर चीज़ें किस वजह से हैं? ये ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हैं और ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं कि हम इन्हें कहते हैं कि भाई आ जाएं, आके बैठ के इस मसले का कोई हल तो बिठाए ना आप। दुनिया में नहीं तो फरूक मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही कैसर साहब, आप नहीं सुन ले, आप ही के स्पीकर ने एक कमेटी बनाई 2 दिन पहले जिसपे उन्होंने ये फैसला किया कि कमेटी वाले ऑपोजिशन से बात करें और उनको बिठाएं। उधर आप कमेटियां बनवाते हैं अपने स्पीकर से, साथ आप ऑर्डिनेंस ठोक देते हैं, तो दे डोंट जेल। ये दोनों चीजें आपस में बैठती नहीं है। दो चीजें हैं, मैं 2 चीजें दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें बात ये है कि जो कमेटी है वो पहले भी एक कमेटी बनी फखर इमाम साहब की सदारत में, सीनियर पॉलिटिशियन पर मुश्तमिल, कि वो बातचीत करें, लेकिन ये टेबल पर आकर बैठने को तैयार नहीं हुए। अब फिर स्पीकर साहब ने जो है वो कोशिश की इनसे राब्ते करें, क्योंकि पार्लियामान में आना है ना। 2 दिन पहले, 2 दिन में तो राब्ते भी नहीं होते फरूक, आप लोगों ने तो इंतजार भी नहीं किया। नहीं वो तो फिर आपने गोंगलों से मिट्टी झाड़ी। नहीं मालिक साहब मैं ऑर्डिनेंस की वजह आपको पहले वो जरा सुन लें, फिर दूसरी बात पे आ जाती है। देखें पहली बुनियादी चीज ये है कि जो ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया, ये इंपावर किया गया है इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 में उनको, कि अगर इलेक्शन कमीशन EVM मशीन्स प्रिक्योर करना चाहता है तो उसके पास इख्तियार हो प्रिक्योरमेंट के हवाले से, नंबर 1। नंबर 2, नादरा ने आई वोटिंग सिस्टम बनाना है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनके लिए उनको इख्तियार देने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया। मेन वाइल ये क्या करते हैं, अगर ये बैठने में इतनी देर लगा देते हैं तो कल को ये कहेंगे वक्त बहुत कम रह गया है, अब इनको याद आया ये रिफॉर्म्स करना। हम चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली जो मुतलका इदारे हैं उनको हम एम्पावर भी करें। लेकिन ये आपने जैसे ईद के क्या हम ये समझें असेंबली का इजलास होगा, ठीक है, एक मिनट मालिक साहब, जैसे ईद के बाद असेंबली का इजलास होगा, ये जो बिल्स हैं, ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर ले कर दिए जाएंगे और इसके ऊपर डिबेट भी होगी। ऑलरेडी एक बिल 2020 को 16 अक्टूबर को ले किया हुआ है पार्लियामेंट में, उसके 3
स्टैंडिंग कमेटी के इजलास भी हो चुके हैं। अब अगर जो संजीदगी है वो अपोजिशन ने दिखानी है। इन्होंने तो मशीन देखी भी नहीं, ये कहते हैं मशीन हैक हो जाएगी। और भाई उस मशीन का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो स्टैंड लोन मशीन है। आप बता दें क्या है, आप बता तो देना एक दफ़ा कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि क्या कंट्रोल्स हैं, किस तरह से सारा ऑपरेशन होगा। तो आप चल इसमें मुझे ब्रेक लेना है जुबैर, यही तो मेरा एतराज है रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस जुबैर, यही तो मेरा एतराज है। अगर आप इन लोगों के साथ बैठ जाएं, अगर आपकी कमेटीज बैठ जाएं तो आप मैं तो मेंबर असेंबली का नहीं हूं, आप नहीं है। क्या मीडिया को नहीं पता होना चाहिए? क्या ये डिबेट नहीं होनी चाहिए? जी जी फारूक, मालिक इनको पता ही नहीं व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। लेट हिम आंसर, लेट हिम आंसर व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं, ये अगले 3 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे कौम के सामने बताएं थ्रेडबेयर के क्या, व्हाट डज इट इंटेल। मैं अभी चैलेंज कर रहा हूं आपके सामने लाइव प्रोग्राम में कि 3 दिन में 3 दिन ले लेंगे प्रेजेंटेशन। जुबैर साहब से सर्टिफिकेशन ले लेंगे और आप खुश हो जाएं। सबसे पहले आपसे सर्टिफिकेशन ले लेंगे, आप खुश हो जाएं। उस मशीन को पार्लियामेंट के अंदर ला के रखा जा रहा है। सुन तो ले, वो कह रहे हैं हम ला रहे हैं मशीन पार्लियामेंट में। व्हाट इज रॉन्ग इन एक्सेप्टिंग दिस? एक सेकंड, मुझे फारूक मैंने ब्रेक लेना है। फारूक मैंने ब्रेक लेना है, पार्लियामेंट में भाई लेकर आ रहे हैं। मुझे ये जा क्लियर करें फारूक, आप ये कह रहे हैं लाकर उसका पायलट जो है वो करवाया जाएगा। पार्लियामेंट में मशीन रख रहे हैं। आपने जिस किस्म के एतराज़ात करने हैं, जिस किस्म का आपने उसका प्रोटोटाइप देखना है, जिस किस्म की आपने उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, वो दिखाई जाएगी। पार्लियामेंटेरियंस को भी दिखाई जाएगी। अच्छा, मुझे यहाँ ब्रेक ले रहे हैं इस बात में। फारूक आप ये बता रहे हैं कि उसकी डेमो आप देंगे पार्लियामेंट के सामने और उस मशीन की टेक्निकल और सारी डेमो जो सी होगी, इस पर बात करते हैं वेरी क्विकली। शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। वक्त बड़ा थोड़ा चॉइस है, वेरी क्विकली 2 सवाल। पीएमएलएन वाले तो नहीं बैठते, उनके मसले समझ आ रहे हैं, आप भी कम अज़ कम क्यों नहीं बैठ जाते गवर्नमेंट के साथ या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर? आप लोग तो पहले ही कहते हैं सारे मसले पार्लियामान के अंदर हल होने चाहिए। नहीं, एक तो सादा बात है, ये समझते हैं ये कुछ साइंसदान आ गए हैं और इन्हें मशीन का पता नहीं है। मुझे 2012 में इंडिया भेजा था मेरी पार्टी ने, मैं वहां पे जाकर सारा उसका जायजा लेकर आया था। मैंने वोट कास्ट किया हुआ है। ये हाई कोर्ट का इलेक्शन इस पे हो रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट बार कसूर का भी इस बार इलेक्शन ईवीएम पे हुआ है। ये कोई बात नहीं। असल सवाल ये है, और वापस आकर हमने 2 मीटिंग्स करवाई थी। टीआईपी और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स ने कहा था कि हम यहाँ पे आपको वो बनाकर दे देते हैं, कैनेडियन, और वो सारी हमने देखी थी उस वक्त। 2012 की बात है। दूसरी बात यह है कि देखें इनका तरीकेकार क्या है। उधर से कमेटी बना रहा है स्पीकर, अभी उस पर नेगोशिएशन हो रही हैं, उधर से उन्होंने ये जारी कर दिया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे इनके ज़हन में है कि शायद इलेक्शन इसी साल में होना है, तो हम ये ऑर्डिनेंस जारी कर दें। सवाल ये है कि अगर बाकी जमातें नहीं मानेगी तो वो कैसे, आप ये कोई ऐसा कानून तो नहीं है आप जबरदस्ती पास कर। तो आपके नजदीक ये झगड़ा टेक्निकल झगड़ा नहीं है, ये रवैयों का झगड़ा है, जो एटीट्यूड है गवर्नमेंट का जानबूझकर डाला गया है ताकि इस पे कोई बात ना कर सके। अब ऑर्डिनेंस के आने के बाद उस कमेटी में कोई बैठेगा? कोई भी नहीं बैठेगा। और कोई स्पीकर के पल्ले क्या छोड़ा है इन्होंने? स्पीकर ने जिसने कमेटी बनाई थी और जिस पे नेगोशिएशन। जुबैर, योर कमेंट, क्विक कमेंट। जुबैर, आवाज आ रही है आपको? आई थिंक जुबैर को आवाज नहीं जा रही। फारूक, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट चौधरी मंजूर ने रेस किया। वो कहते हैं लगता ही है कि शायद आपको लगता है कि इलेक्शन 2023 से पहले ही हो रहे हैं और आप चीज़ों को बड़ा फटाफट लपेट रहे हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि जो इंतखाबात हैं वो तो 2023 में होंगे। भाई मिसाल है, पंजाबी में वो कहते हैं आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। मसला ये है कि इन्होंने तो नैब लॉज भी चेंज करने थे, इनके 2 टर्म्स गुजर गए, ये नहीं कर सके। इन्होंने मसाके जमहूरियत में ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से इलेक्शन कराने थे सेनेट के, वो ये नहीं कर सके, 2 टर्म्स गुजर गए। इनका काम ये है कि जब भी इनको दावत दो किसी अच्छे काम के लिए, उसके ऊपर एतराज़ात जरूर उठाने होते हैं। ऑर्डिनेंस कोई ये ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं है जिस ऑर्डिनेंस से कोई बहुत बड़ा हुक्मनामा आपके ऊपर नाफिज हो गया। इस ऑर्डिनेंस ने खत्म भी होना है। इस ऑर्डिनेंस की एक मुद्दत है, तो इसने पार्लियामेंट के अंदर आना ही आना है।
ये ठीक है, ठीक है। चले जुबैर आपका कनेक्शन खराब हो गया था, लेकिन चौधरी मंजूर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। मालिक साहब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड है इस बार। वैसे वो उन्होंने वो आपकी इत्तला के लिए बता दूं, आज अखबार में बहुत बड़ी खबर है कि इलेक्शन कमीशन वालों ने अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया ऑफ द रिकॉर्ड। जुबैर मुझे चले आपके सामने आ जाएंगी चीजें। जुबैर मुझे ये बताएं, चौधरी मंजूर का ख्याल ये है, वेरी क्विकली टाइम थोड़ा, चौधरी मंजूर का ख्याल ये है कि शायद गवर्नमेंट को खुद पता है कि इलेक्शंस जल्दी आ जाने हैं, तो इसलिए बड़ी स्पीड से सारी चीज़ें कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है, इशू तो रवैयों का है। क्या अर्ली इलेक्शंस की वाकई गवर्नमेंट को फिक्र है? बिल्कुल दोनों चीज़ों से चौधरी मंसूर की एग्री करता हूँ कि एक तो शायद इनको खदशा है कि इनकी हुकूमत या तो ख़ुद गिर जाए या गिरा दी जाए और इनको जल्दी इलेक्शन में जाना होगा। दूसरा ये है कि मैं अगेन ये कहूँगा, आप जब एक टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो आप मशीनें नहीं दिखाते हैं। मैंने 27 साल IBM में काम किया है, आज तक जाके कभी किसी कस्टमर को बेच के मशीन दिखा के नहीं बेची, उसके सोल्यूशन बताया है कि ये करता क्या क्या है, क्या इसमें सेफ गार्ड्स हैं, चेक्स एंड बैलेंस क्या है, कंट्रोल्स है, हमारी एक हिस्ट्री है। और अगर माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना मालिक, तो वो ट्रंप की तरह कैपिटल हिल पर हमला भी कर देंगे धांधली के नाम पर। फरूख, आखिरी क्वेश्चन, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। क्या लाहौर हाई कोर्ट शरीफ खानदान पे ज्यादा रहमदिली का मुजाहरा करती है? देखिए, ये तो है कि फैसलों को अपनी अपनी राय है, लोग कायम कर सकते हैं और अवाम को उसके ऊपर हक भी है। आपकी राय समझता हूँ कि अल्टीमेटली नहीं, देखें अल्टीमेटली जो है हम तो ये कहेंगे, हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, हम इनकी तरह तो नहीं कहेंगे कि जजेस बोगस भरे हैं या मुझे क्यों निकाला है, हम तो वो काम नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि जब फैसले इनके खिलाफ आते हैं उस वक्त भी आप इनके रवैये चेक किया करें ना। आज तो ये तो आपके वजीर ने कहा है, आपके वजीर ने आज कहा है कि निजाम, आज उन्होंने कहा है कि निजाम बोसीदा है। आज फवाद चौधरी ने कहा है कि निजाम बोसीदा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, तो वो तो फिर जजेस की बात ही हो रही है ना। नहीं, अगर निजाम की बात की जाए तो निजाम में तो बेशुमार उसके ऊपर बात हो सकती है, बेशुमार बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। अगर आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिवली सिस्टम की बात करें उसमें गुंजाइश मौजूद है, उसमें मेरे ख्याल में शो में बैठा कोई पैनलिस्ट उससे इख्तलाफ नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि ये नहीं हो सकता कि जो आम चोर है वो जेलों में सड़ता रहे। चले सर, मेरा वक्त खत्म हो गया। तीनों अफराद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात आपने सारी सुनी, लेकिन मैं वापस जुडिशरी पे आऊँगा। अजीब सा एक माहौल बन गया, नाम कोई नहीं लेता लेकिन बात वही करते हैं। निज़ाम पे डालेंगे बात। निज़ाम क्या है? निज़ाम जजेस हैं, या जजेस अच्छे हैं, जजेस बुरे हैं, या उनकी जो क्वेश्चनेबल डिसीजंस हैं या नहीं हैं। आप फैसलों पे तनकीद कर सकते हैं, जजों पे नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैठ के बात करें तो फिर वो बड़ा लम्हा फिक्रिया होता है, क्योंकि तमाम निज़ाम दुरुस्त करने की ज़िम्मेदारी भी हमारे इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस की है और हुकूमत वक्त की है। अगर इन्होंने भी हमारी तरह बैठ के गिला करना है तो फिर निज़ाम ठीक कौन करेगा? सोचिएगा इस पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।